मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, भारत का इतिहास। जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं का विवरण इसमें दिया गया है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क प्रथम। आज हम कनिष्क प्रथम की राजनैतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कनिष्क प्रथम की उपलब्धियां, अर्थात राजनीतिक उपलब्धियां की जानकारी पहले हम प्राप्त करेंगे। कनिष्क जिसका की शासन अवधि 78 से 101 ईस्वी तक मानी गई है। कनिष्क के समय में ही शक संवत चला था और इस प्रकार कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक हुआ, जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को काफी आगे बढ़ाया था। तो यवन, पहलव और शक जाति की भांति कुषाण भी एक विदेशी जाति रही थी। कुषाण कौन थे? इतिहासकारों में इस बात को लेकर काफी मतभेद भी रहा है। अनेक विवादों से घिरे प्रश्नों की ही भांति कुषाण जाति की उत्पत्ति और इनका मूल निवास स्थान जो है एक विवाद का प्रश्न रहा है। इतना निश्चित है कि भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जातियों में से कुषाण भी एक रहे थे। चीनी इतिहासकारों के अनुसार जो कुषाण लोग थे वो यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण लोग यूची जाति की एक शाखा थे। ये लोग खाना बदोश थे और आजकल के चीन प्रांत के सीमांत प्रदेशों में आकर रहने लगे थे, लेकिन हुन जाति से पराजित होकर ये लोग तिब्बत व बैक्टीरिया में आकर बस गए थे। तो इस प्रकार इतिहास के अनेक प्रश्नों जो विवादास्पद है उसी की भांति कुषाण जो जाति है इनके बारे में भी काफ़ी मतभेद पाया जाता है कि ये लोग कहाँ के थे और कौन थे, इनका निवास स्थान क्या रहा था। लेकिन इतना निश्चित है कि भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जातियों में से कुषाण भी एक थे। इतिहासकारों के अनुसार, चीनी इतिहासकारों के अनुसार ये यूची जाति की एक शाखा रहे थे और खाना बदोश जीवन बिताते थे और चीन के सीमांत प्रदेशों में रहते थे। लेकिन उन जाति से पराजित होकर ये लोग तिब्बत और बैक्टीरिया में आकर बस गए थे, कुषाण जाति के लोग। अब नेक्स्ट है भारत के प्रमुख कुषाण शासक कौन कौन हुए। तो भारत के प्रमुख कुषाण शासक नंबर 1 कुदूल कैडफिसिस, नंबर 2 विम कैडफिसिस और तीसरे नंबर पे कनिष्क प्रथम, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रमुख प्रतापी और महान सम्राट हुआ। कनिष्क प्रथम को इतिहास में द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसके प्रचार प्रसार में अपना तन मन धन लगा दिया था। तो इस प्रकार कुदूल कैडफिसिस जो था कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक कुदूल कैडफिसिस को माना जाता है।
कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कैडफिसेज रहा था। कुजूल कैडफिसेज के पश्चात विम कैडफिसेज गद्दी पर बैठते हैं और इसके पश्चात कनिष्क प्रथम। सबसे पहले कुजूल कैडफिसेज भारत में पहला कुषाण शासक रहा। कुजूल कैडफिसेज डॉक्टर V.A. स्मिथ ने बताया कि कुजूल कैडफिसेज ने काबुल प्रदेशों पर अपना एक एकाधिकार स्थापित किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को काफ़ी विस्तारित किया। उसने पार्थियान प्रदेशों पर भी कुजूल कैडफिसेज ने पार्थियान प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके साम्राज्य में काबुल, कांधार, अफगानिस्तान, बैक्टीरिया आदि राज्य शामिल रहे थे। तो इस प्रकार कुषाणों का जो संस्थापक है कुजूल कैडफिसेज को ही माना जाता है। इसके पश्चात गद्दी पर बैठा विम कैडफिसेज 2 नंबर पे। कुजूल के बाद विम कुषाणों का राजा बना। वह भी अपने पिता की भांति एक साम्राज्यवादी शासक रहा है। उसने भी अपने साम्राज्य की सीमाओं को काफ़ी आगे बढ़ाया। वह तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार करके मथुरा तक आगे बढ़ गया था। विम कैडफिसेज जो कि कुजूल के बाद शासक बना था, ये भी अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी शासक रहा था। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर ये मथुरा तक आगे बढ़ गया था। अब नेक्स्ट है 3 नंबर पे विम कैडफिसेज के पश्चात कुषाणों का राजा बना कनिष्क प्रथम, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कनिष्क प्रथम। तो विम के बाद कनिष्क कुषाणों का सम्राट बना, जो कि एक प्रतापी महान शासक रहा था। कनिष्क के राज्यारोहण तक कुषाण जो था भारतीय समाज और संस्कृति के अंग बन चुके थे। कनिष्क कौन था, विम के साथ उसके क्या संबंध रहे थे, वह कब सिंहासन पर बैठा, यह प्रश्न विवादास्पद रहे हैं, जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। इतना निश्चित है कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी और महान सम्राट हुआ था और सबसे जितने भी कुषाण वंश के शासक हुए सबसे ज़्यादा प्रतापी सम्राट कनिष्क को ही माना जाता है। कनिष्क एक महत्वाकांक्षी शासक रहा था, जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद अशोक की तरह युद्ध नीति का त्याग नहीं किया, बल्कि अपने पूर्वजों के साम्राज्य को और अधिक आगे बढ़ाया था। तो इस प्रकार कनिष्क को इतिहास में द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कनिष्क ने अशोक की तरह ही वो धर्म ग्रहण कर लिया, लेकिन कनिष्क ने वो गलती नहीं की जो कि अशोक ने की थी, अर्थात उसने वो धर्म अपनाने के बाद युद्ध नीति का त्याग नहीं किया, बल्कि अपने पूर्वजों के साम्राज्य को और अधिक आगे बढ़ाने का कार्य किया था। इस प्रकार कनिष्क कुषाणों का शासक विम कैडफिसेज के बाद बना था। नेक्स्ट है कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि। तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? विद्वानों में इस बारे में आज भी काफ़ी मतभेद पाया जाता है। अधिकतर जो विद्वान हैं वह कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी के आसपास मानते हैं, जिसने कि 101 ईस्वी तक शासन किया था। इस प्रकार कनिष्क के शासन की जो अवधि है वह 23 वर्ष निर्धारित की गई है। तो कनिष्क ने 23 वर्ष तक शासन किया था। तो राज्यारोहण की तिथि में अनेक विवाद रहे हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने
कनिष्क के राजा रोहन की तिथि को अलग अलग ही बताया है, जैसे कि डॉक्टर फिलिप कनिंघम, कैनेडी, डॉसन और फ्रैंक के अनुसार कनिष्क का जो राजा रोहन है वह 58 ईस्वी में हुआ था। 58 ईस्वी में हुआ था कनिष्क का राज्यारोहण 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण 58 ईस्वी पूर्व माना गया है, जबकि रैक्सन फर्ग्यूसन और R.D. बैनर्जी और डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार इसका जो राज्यारोहण था वो 78 ईस्वी माना गया है। 78 ईस्वी माना गया है कनिष्क का राज्यारोहण। तो अधिकतर विद्वान इसी मत को स्वीकार करते हैं कि कनिष्क के राज्यारोहण की अवधि 78 ईस्वी रही थी। इसके अलावा सर जॉन मार्शल और स्मिथ के अनुसार इसका जो राज्यारोहण था वो 120 से 125 ईस्वी अथवा 144 ईस्वी रहा था। सर जॉन मार्शल और स्मिथ के अनुसार इसका राज्यारोहण 120 से 125 ईस्वी अथवा 144 ईस्वी के मध्य रहा था, जबकि डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार कनिष्क का जो राज्यारोहण है वह 248 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार R.C. भंडारकर जो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है वह 278 ईस्वी मानते हैं। 278 ईस्वी मानते हैं कनिष्क का राज्यारोहण। तो इस प्रकार कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को लेकर काफी मतभेद देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक मान्य जो तिथि है कनिष्क के राज्यारोहण की वह है 78 ईस्वी। तो इस प्रकार कनिष्क प्रथम जो है 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। इसने कि 101 ईस्वी तक शासन किया था। कनिष्क के राज्य की जो राजधानी है वह पेशावर रही थी। पेशावर अर्थात पुरुषपुर रही थी। तो कनिष्क ने 78 से 101 ईस्वी तक शासन किया था और कनिष्क जो ने 78 ईस्वी वाले उस संवत की स्थापना भी की थी, जिसका जो नाम है बाद में शक संवत रखा गया था। इस प्रकार शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा ही स्थापित किया गया था। अब हम चलते हैं कनिष्क के राज्य की राजधानी क्या थी। पेशावर कनिष्क के राज्य की राजधानी रही थी। कनिष्क के सिंहासन पर बैठते समय कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। अतः शासन और कुशलता को ध्यान में रखते हुए कनिष्क ने अपने राज्य की राजधानी पेशावर अर्थात पुरुषपुर को बनाई थी, जो कि उसके साम्राज्य के मध्य में स्थित थी। अब नेक्स्ट है आज का जो हमारा टॉपिक है कनिष्क प्रथम की राजनैतिक उपलब्धियां। कनिष्क प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों के बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे कनिष्क प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तो आइए देखते हैं कनिष्क की राजनैतिक उपलब्धियां क्या रही, उसका शासनाधिकार कहाँ का था, किन राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी। नंबर फर्स्ट है कश्मीर पर विजय। नंबर 1 पर कश्मीर पर विजय प्राप्त की। नंबर 2 पर साकेत और पाटलिपुत्र पर अधिकार स्थापित किया। नंबर 3 पर पार्थियान प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। 4 नंबर पर है चीन विजय प्राप्त की। चीन विजय कनिष्क के सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी गई है। सबसे पहले कश्मीर विजय। तो कनिष्क जैसा कि एक महत्वाकांक्षी सम्राट था और अपने पिता व पितामह द्वारा स्थापित साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था,
अतः उसने दिग्विजय करने का निश्चय किया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व तीनों ही दिशाओं में उसने अनेक युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को विस्तारित रूप दिया। तो कश्मीर विजय इसकी प्रथम विजय थी। कनिष्क प्रथम कश्मीर के सौंदर्य से काफी प्रभावित रहा था, अतः वह इसे जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। तो कनिष्क ने अपनी यह इच्छा अपने जीवन काल में पूरी भी की थी। उसने कनिष्क पर आक्रमण कर वहाँ विजय प्राप्त कर ली और उसने वहाँ अनेक स्मारक बनवाए। उसने कश्मीर में श्रीनगर के निकट कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बनवाया था, जो कि आज भी एक गांव के रूप में विद्यमान है। कनिष्क ने कश्मीर के अंदर ही कुंडलवन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कनिष्क ने की कश्मीर विजय की जो पुष्टि है वो प्रसिद्ध इतिहासकार कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी से इसकी पुष्टि होती है कि कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। इसके पश्चात नेक्स्ट है साकेत और पाटलिपुत्र। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था और पाटलिपुत्र नरेश, उसका नाम था कोटकुल। कोटकुल नरेश को उसने पाटलिपुत्र में पराजित किया था और इस कोटकुल नरेश से हर जाने के रूप में कनिष्क को एक अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान व महात्मा बुद्ध का जल पात्र प्राप्त किया था कनिष्क ने कोटकुल नरेश से। इन दोनों को पाकर कनिष्क संतुष्ट हो गया और अपनी राजधानी पेशावर लौट गया था। तो इस प्रकार बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां पर विजय प्राप्त की थी। पाटलिपुत्र का नरेश कोटकुल इस युद्ध में पराजित होता है और उसे हरजाने के रूप में कोटकुल नरेश को हरजाने के रूप में एक अश्वघोष नामक विद्वान और महात्मा बुद्ध का जल पात्र भेंट करना पड़ता है। इन दोनों को ही पाकर कनिष्क संतुष्ट हो जाता है और अपनी राजधानी पेशावर लौट जाता है। तो कनिष्क के समय की कुछ मुद्राएं प्राप्त की गई हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के साथ साथ साकेत पर भी विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है पार्थ्यान प्रदेशों पर विजय। 3 नंबर, पार्थ्यानों व कुषाणों में प्रारंभिक समय से ही शत्रुता चली आ रही थी, क्योंकि पार्थ्यानों को कुजूल कैटसी, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, इसने पार्थ्यानों को पहले पराजित कर दिया था। अतः अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पार्थ्यानों ने कनिष्क पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। डॉक्टर राजबली पांडे ने बताया कि जिस समय कनिष्क पूर्वी भारत सैनिक अभियान पर था, संभवतः उसी समय पार्थ्यानों के राजा पहलव ने आक्रमण कर दिया, लेकिन कनिष्क ने सफल प्रतिरोध करते हुए पार्थ्यानों के राजा पहलव को पराजित कर दिया था। पार्थ्यानों का राजा उस समय पहलव था, जिसे कनिष्क ने पराजित कर दिया था। पार्थ्यानों का राजा पहलव था, जिसे भी कनिष्क ने पराजित कर दिया था। तो इस प्रकार पार्थ्यानों और कुषाण शासकों में प्रारंभिक समय से ही शत्रुता चली आ रही थी। कनिष्क से पहले कुजूल कैटसी ने पार्थ्यानों को पराजित किया था। अतः अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पार्थ्यानों ने कनिष्क पर आक्रमण कर दिया। इसके कारण इस युद्ध में पार्थ्यानों को पराजय का मुंह
देखना पड़ता है। अंतिम विजय है चीन पर विजय। 4 पर चीन विजय कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी गई है। तो इस समय कनिष्क ने क्या किया? कनिष्क ने चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजा और यह मांग की कि कनिष्क चीन की राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता है, परंतु चीनी सम्राट ने इसे घोर अपमान समझा अपना और उसने कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। इस पर कनिष्क ने अपने सेनापति को 70,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ चीन पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में प्रथम बार कनिष्क की सेना की बुरी तरह से पराजय हो जाती है, क्योंकि इस समय चीन का सेनापति जो था वो पान चाओ था। प्रथम बार कनिष्क की सेना चीन में पराजित होती है, क्योंकि इस समय वहाँ का जो सेनापति रहा था उसका नाम था पान चाओ, जो कि काफी योग्य सेनापति था। इसके कारण कनिष्क को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो प्रथम बार चीन की सेना पराजित हो जाती है वहाँ के सेनापति पान चाओ की योग्यता के कारण। और पराजित होने के बाद कनिष्क को चीनी सम्राट के साथ एक समझौता करना पड़ता है, जिसके अनुसार कनिष्क ने चीन के सम्राट को वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। अब क्या होता है, कुछ समय बाद पान चाओ की मृत्यु हो जाती है, जो कि वहाँ का प्रमुख सेनापति था। इसकी मृत्यु के पश्चात जो नेक्स्ट सेनापति था वो था पान यांग। पान यांग अगला सेनापति बना, जो कि पान चाओ की तरह योग्य नहीं था। अतः कनिष्क ने इस बात का फायदा उठाया और पान चाओ की मृत्यु होने के पश्चात पान यांग वहाँ का नया सेनापति बना। इस अवसर का लाभ कनिष्क ने उठाया और चीन पर पुनः आक्रमण कर दिया गया। पान यांग अपने पिता की तरह योग्य नहीं था, अतः इस युद्ध में पान यांग बुरी तरह से पराजित हो जाता है। तो द्वितीय बार कनिष्क को इस युद्ध में सफलता मिलती है। तो पराजित होने के पश्चात चीनी सम्राट को अब कनिष्क के साथ एक समझौता करना पड़ता है, जिसके अनुसार उसे यारकंद, खोतान, काशगर के प्रदेश कनिष्क को देने पड़ते हैं और अपनी बेटी का विवाह भी कनिष्क के साथ करना पड़ता है। एक विजेता के रूप में कनिष्क की चीन विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। तो इस प्रकार कनिष्क ने चीन पर 2 बार आक्रमण किया। प्रथम बार पान यांग सेनापति होने के कारण कनिष्क की सेना पराजित होती है और उसे समझौते के अनुसार कनिष्क को चीनी सम्राट को वार्षिक कर चुकाना पड़ता है। लेकिन पान चाओ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पान यांग सेनापति बनता है, जो कि अपने पिता की तरह ही योग्य नहीं था। अतः इस अवसर का लाभ कनिष्क फिर से उठाते हैं और दोबारा चीन पर आक्रमण करते हैं। पान यांग इस बार पराजित होता है और कनिष्क की विजय इस युद्ध में हो जाती है। अब चीनी सम्राट को कनिष्क के साथ समझौता करना पड़ता है, जिसके अनुसार उसे यारकंद, खोतान, काशगर के प्रदेश कनिष्क को देने पड़ते हैं और अपनी बेटी का विवाह भी कनिष्क के sath करना पड़ता है। तो चीन विजय इसकी एक महत्वपूर्ण विजय के रूप में दिखाई गई है। अब चलते हैं साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार तो कनिष्क के सिक्कों अभिलेखों से पता लगता है कि वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी रहा था। भारत में उसका जो अधिकार है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश, कश्मीर, भागलपुर आदि राज्यों में उसका अधिकार था। मथुरा भी कनिष्क के अधिकार में रहा था
चीनी साक्ष्यों के अनुसार पाटलिपुत्र और साकेत पर भी उसका अधिकार था। कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान, यारकंद आदि प्रदेश शामिल रहे थे। इस प्रकार डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार कनिष्क का जो साम्राज्य था वह मध्य एशिया से लेकर सारनाथ तक फैला हुआ था। कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक फैला हुआ था, यह डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने बताया था। तो इस प्रकार कनिष्क की राजनैतिक उपलब्धियां आज यही समाप्त होती हैं। कल हम कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां और उसका बौद्ध धर्म में योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। इसके साथ ही धन्यवाद।